नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग दृष्टि प्रीलिम्स टेस्ट नंबर 2 का पार्ट 2 करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने टेस्ट नंबर 2 का जो पार्ट 1 है, मतलब 1 to 50, ठीक ना, 1 से 50 तक की जो क्वेश्चंस थे उसको मैंने जो सो पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया है और बाकी का जो 50 क्वेश्चंस और बचे हैं 50 से 100 तक, उसको जो सो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आपने जो इससे पहले अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दृष्टि आईएएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 का पार्ट 2 देखते, ठीक ना। बाकी का 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने जो सो 50 नंबर तक कर लिया था, ठीक ना। अब हम लोग जो सो 51 से करेंगे, ठीक ना, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो सो 50 तक कर लिया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो सो हमारा क्या बोला जा रहा है 51 में। तो ये रहा हमारा 51 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि आरबीआई की चल निधि समायोजन सुविधा, ठीक ना, एलएएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आरबीआई की एलएएफ सुविधा, ठीक ना, उसके बारे में विचार करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि पहला कथन में एलएएफ का उपयोग आर्थिक अस्थिरता की अवधि के दौरान किसी भी दीर्घकालिक नकदी की कमी को हल करने में बैंकों की सहायता के लिए किया जाता है, ठीक ना। मतलब ये बोल रहा है कि जो एलएएफ है उसका उपयोग जो सो आर्थिक अस्थिरता जब देश में हो जाती है, ठीक ना, आर्थिक अस्थिरता जब अर्थव्यवस्था में हो जाती है तो उस टाइम जो सो इसका उपयोग जो सो दीर्घकालिक, मतलब लॉन्ग टाइम नकदी की कमी को, जो लंबे समय तक नकदी की कमी रहती है अर्थव्यवस्था में, उस कमी को जो हल करने के लिए बैंकों में सहायता के लिए इसको जो सो यूज किया जाता है एलएएफ का। तो ये बात यहाँ पे गलत है, ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है रेपो दर और रिवर्स रेपो दर आरबीआई की चल निधि समायोजना सुविधा यानी एलएएफ के लिए मौद्रिक नीति का उपकरण है। तो ये कथन यहाँ पे सही बोला जा रहा है कि जो रेपो दर और रिवर्स रेपो दर है वो आरबीआई की चल निधि समायोजना के लिए मौद्रिक नीति उपकरण है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो दूसरा कथन है वो यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए दूसरा कथन सही होगी। तो बोल रहा हूँ में से कौन से कथन सही है, तो कोड बी सही है, ठीक ना। हम देखिए 52 नंबर में बोल रहा है वॉस्ट्रो खाते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ बोल रहा है कि पहला कथन में बोल रहा है कि यह एक घरेलू बैंक में खोला गया एक विदेशी बैंक का खाता है। क्या बोल रहा है, एक घरेलू बैंक में खोला गया एक विदेशी बैंक का खाता है। तो यह कथन जो सो सही है। फिर दूसरा बोल रहा है वॉस्ट्रो खाते का प्राथमिक लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निपटान को सुविधाजनक बनाना है। तो ये भी यहाँ पे सही बोला जा रहा है। फिर तीसरे में बोल रहा है वॉस्ट्रो खाता उस देश की मुद्रा में रखा जाता है जिस देश में पैसा जमा होता है, ठीक ना। मतलब जो वॉस्ट्रो खाता है उसको जो सो उस देश की मुद्रा में रखा जाता है जहाँ जो सो जिस देश में जो सो उस खाते का जो सो पैसा जमा होता है, ठीक ना। तो ये भी बात सही है। तो तीनों कथन यहाँ पे सही है। तो हम बोल रहे हैं कि उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो सभी के तीन जो सो हमारे यहाँ पे सही हैं। फिर 53 में देखिए क्या बोल रहे सो बोल रहे राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष एनआईआईएफ, ठीक ना, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे सो पहला कथन बोल रहा है एनआईआईएफ
एक सरकार समर्थित इकाई है जिसकी स्थापना देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के लिए की गई। ठीक ना, मतलब ये बोल रहा है कि जो NIIF है वो जो सो सरकार समर्थित इकाई है, ठीक ना, सरकार द्वारा समर्थित इकाई है जिसकी स्थापना जो सो देश के बुनियादी ढांचा का जो सो क्षेत्र है उसको जो सो दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के लिए की गई। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। फिर दूसरा बोल रहा है कि NIIF में विदेशी निवेशकों का जो सो कोई योगदान नहीं है, ठीक ना, मतलब ये बोल रहा है कि जो NIIF है वो जो सो पूर्णतः जो सो देशी है, ठीक ना, और उसमें जो सो विदेशी फंड का कोई भी जो सो हिस्सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये जो बात है ये गलत है, ठीक ना, इसमें जो सो विदेशी फंड भी होता है और विदेशी निवेशक भी होता है और देशी निवेशक भी होता है। इसीलिए यहाँ पे इसे बोल रहा है कि देशी निवेशक होता है, तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाता है। फिर थर्ड नंबर बोल रहा है वर्तमान में NIF, ठीक ना, सॉरी NIIF तीन फंडों का कोष है, ठीक ना, मतलब जो NIIF है ये जैसे तीन प्रकार का कोष फंड है जिसमें पहला दिया गया मास्टर फंड, दूसरा है फंड ऑफ फंड्स और थर्ड नंबर में स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है कि ये जो तीन प्रकार के खंडों में विभाजित है। तो यहाँ पे दो कथन सही हो गया, तो बोल रहा है उपयुक्त में से कितने सही है, तो बी केवल दो कथन सही है। फिर 54 में देखिए क्या बोल रहे सो यहाँ बोल रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, यहाँ पे दो कथन दिया गया है, पहला कथन और दूसरा कथन। पहला कथन में देखिए क्या बोल रहे पहला कथन में कि वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार के कारोबार में भारत का हिस्सेदारी जो सो 1.7% है, ठीक ना, मतलब जो वैश्विक मुद्रा बाजार है उसके कारोबार में जो सो भारत का हिस्सा जो सो सिर्फ 1.7% है। ये बोल रहा है हमारा पहला कथन। देखिए ये जो बोल रहा है तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है कि भारत का हिस्सेदारी जो सो 1.7% है। फिर दूसरा कथन बोल रहा है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु मुद्रा अंतर्राष्ट्रीयकरण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हम बोल रहे हैं उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है, ठीक ना, निम्नलिखित में से कौन सा जो सो सही है। तो देखिए यहाँ पे पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो जो सो हमारा कोट भी जो सो सही हो जाता है, ठीक ना, कि पहला सही है दूसरा भी सही है और जो कथन वन है उसके लिए सही व्याख्या नहीं है, ठीक ना। अब 55 में देखिए क्या बोल रहे सो, तो देखिए यहाँ पे 55 में है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRBS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि RRBS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना वर्ष 1975 में नरसिम्हा कार्यकारी समूह की सिफारिश के आधार पर की गई थी, ठीक ना, मतलब नरसिम्हा राव की जो समिति है उसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी। तो ये बात बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा बोल रहा है कि RRBS को अपने कुल ऋण का 95% प्राथमिकता क्षेत्र क्षेत्र ऋण के रूप में प्रदान करना आवश्यक है, ठीक ना। तो ये कथन जो यहाँ पे गलत है कि जो बोल रहे हैं कि कुल ऋण का 75% प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में प्रदान करना आवश्यक है, तो ये बात जो यहाँ पे गलत है, ठीक ना, तो इसीलिए यहाँ पे जो खुद गलत हो जाता है। फिर थर्ड नंबर बोल रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र और राज्य सरकारों की 50/50
हिस्सेदारी होता है, ठीक ना, मतलब 50-50 हिस्सेदारी होती है, तो ये बात गलत है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसमें ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसमें जो सो कोई सॉरी, यहाँ पे जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसकी जो इक्विटी होती है उसमें केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार जो है वो उसका 50 अनुपात 15 अनुपात 35 अनुपात में होता है, ठीक ना। मतलब जिस राज्य से संबंधित है, ठीक ना, और केंद्र सरकार, ठीक ना, तो यहाँ पे 3 अनुपात में हिस्सा बांटा जाता है, ठीक ना, जिसमें एक होता है 50 अनुपात फिर 15 अनुपात और फिर जो सो 35 अनुपात, इस 3 हिस्से में जो सो इसको डिवाइड किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे तीसरा कथन जो सो गलत हो जाता है। तो बड़ा उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही कथन सही है, ठीक ना, तो एक ही कथन सही, तो कूटिए सही हो गया। फिर 56 नंबर में देखिए क्या बोल रहे सब। बोल रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापार रणनीति के रूप में जो सो एली सोरिंग का प्राथमिक उद्देश्य है, ठीक ना, मतलब ये जो एली सोरिंग होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक ना, व्यापार के रणनीति के रूप में। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा एली सोरिंग है इसका उपयोग जो सो उन देशों से दूर व्यापार में विविधता लाना जो वो राजनीतिक जोखिम पैदा करता है, यही जो सो इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है, ठीक ना। अब देखिए 57 नंबर में बोल रहा है आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल जेएम सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना। जो आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल होता है, ठीक ना, सरसों के संदर्भ में जो सो निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे 4 कथन दिया गया और बोल रहा है कि उपयुक्त में से कितने कथन सही है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे पहला कथन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यह एक शाकनाशी, ठीक ना, शाकनाशी सहिष्णु एचटी सरसों की किस्म है जिसका अर्थ है जीएम सरसों की फसल के साथ जड़ी बूटियां और खरपतवार बिल्कुल भी नहीं उगेंगे। क्या बोल रहा है कि यह एक शाकनाशी सहिष्णु सरसों की किस्म है, ठीक ना, मतलब ये दूसरे को जो शाक होता है उसको उसका जो सो नाश कर देता है। और ये बोल रहा है कि जिसका अर्थ है जीएम सरसों की फसल के साथ, ठीक ना, इस फसल के साथ जो सो जड़ी बूटियां और खरपतवार जो सो बिल्कुल नहीं उगेंगे। तो ये कथन जो सो गलत है, ठीक ना, ऐसा नहीं होता है। फिर दूसरा में क्या बोल रहा है सो देखिए, बोल रहा है इसमें 2 विदेशी जीन बार्नेज और बारस्टार है जो बेसिल्स और यहाँ पे एमिलोकोफेसिन्स नामक मृदा जीवाणु से अलग किए गए, ठीक ना, मतलब इन दोनों जो जीवाणु होता है उनसे जो सो इन दोनों को अलग किया जाता है, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब थर्ड में बोल रहा है कि यह भारत को तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सकता है और विदेशी मुद्रा बचाने में मदद कर सकता है। तो अगर ये जो सक्सेस हो जाता है पूरी तरह से, तो देखिए भारत में जो सो तेल का उत्पादन यहीं पर हो जाएगा और जो हम लोग आयात करते हैं विदेशों से वो जो सो नहीं करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा कि विदेशी ऋण में जो सो बचत हो जाएगी। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। फिर 4 नंबर में क्या बोल रहा है सो देखिए, बोल रहा है यार उच्च उपज देने वाली वाणिज्यिक सरसों संकर किस्म के प्रजनन को सक्षम बनाती, तो बिल्कुल सही है। 3 कथन सही हो गया। तो यहाँ पे जो सो कुट सी से हो गया केवल 3 कथन। फिर 58 में देखिए क्या बोल रहा है सो बोल रहा है वस्त्र
पाटन पटोला, ठीक है ना, पाटन पटोला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये जो सो क्या है, तो ये जो सो एक वस्त्र है, ठीक है ना, वस्त्र का प्रकार है, वस्त्र का नाम है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बोल रहा है इसके संदर्भ में। सो पहला कथन बोल रहा है कि इसे राजस्थान से भौगोलिक संकेतक प्राप्त है, ठीक ना, मतलब जीआई टैग जो सो इसको राजस्थान से प्राप्त है, ऐसा यहाँ पे जो सो बोला जा रहा है। तो देखिए ये बात जो सो गलत है, ठीक है ना। ये जो पाटन पटोला होता है उसको जो सो उत्तर गुजरात में, ठीक है ना, उत्तरी गुजरात में जो सो रेशम से बनाया जाता है। और इसको जो सो तो देखिए यहाँ पे इसे बोल रहा है कि राजस्थान से भौगोलिक संकेत प्राप्त है, तो ये जो सो गलत है, ठीक है ना। अब दूसरा में बोल रहा है कि ये जो अजंता की गुफाओं है उसमें जो चित्रकारी जो की गई है वो जो पाटल की टाई डाई तकनीकी से मिलती जुलती है, ठीक ना। तो ये जो कथन सही है कि ये जो तकनीकी है गुफा वाली, अजंता की गुफा वाली, वो पाट, पाटन पटोला से मिलती है। तो ये बात जो सही है। थर्ड में बोल रहे हैं कि इसे टाई डाइंग एवं नोट डाइंग की एक बहुत ही जटिल और कठिन तकनीकी द्वारा बनाया गया, तो ये भी सही है। तो दो और तीन सही होगी, तो बोल रहे उपयुक्त में से कितने कथन सही है, तो दो कथन सही है। फिर 59 में देखिए क्या बोल रहा अंग इंडिया पत्रिका प्रकाशित की गई थी, ठीक ना। मतलब ये जो यंग इंडिया पत्रिका है, ये जो यंग इंडिया पत्रिका है, ये जो सो किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, ठीक ना। तो ये जो अंग इंडिया पत्र की पत्रिका है इसको जो सो महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक ना। इसको जो सो और ये जो पत्रिका है ये जो सो शायद 1919 तक जो सो प्रचलन में आया था, ठीक ना। अब चलिए 60 नंबर में देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है इसको। तो ये रहा हमारा 60 नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 60 नंबर में बोल रहा है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना। ग्राम सभा एक तरफ है और दूसरी तरफ ग्राम पंचायत है, इन दोनों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहला कथन क्या बोल रहा है सो तो पहला कथन में क्या बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और जिसे मत देने का अधिकार है वो ग्राम सभा का सदस्य है, तो ये सही है। फिर दूसरा बोल रहा है कि ग्राम सभा वह स्थान है जहाँ ग्राम पंचायत के कार्यों की सभी योजनाएं लोगों के सामने रखी जाती है, ठीक ना। तो ये बात जो बिल्कुल सही है कि ग्राम सभा वही स्थान होती है। फिर थर्ड में बोल रहा है कि ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जिसे चुनाव के बाद ग्राम सभा अपनी पहली बैठक के दौरान चुनती है, गलत है। फिर बोल फिर बोल रहा है उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, सिर्फ दो कथन सही हैं। फिर 61 में बोल रहा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना। ये जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है उसके संदर्भ में जो सो यहाँ पे जो सो विचार करने के लिए बोला जा रहा है। तो पहला कथन में बोल रहा है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस के लिए 10% पद आरक्षित किए गए, ठीक ना, तो ये बात गलत है। ये जो ईडब्ल्यूएस है उसको जो सो 103वें संविधान संशोधन द्वारा 10% का आरक्षण दिया गया था, ठीक ना, लेकिन ये बोल रहा है 104वां, तो इसीलिए गलत है। फिर दूसरा है कि संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(6) समाविष्ट किया गया, जो राज्यों को नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक ना। तो देखिए ये जो बात है यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, ठीक ना, कि इसको जो सो संशोधन के द्वारा जो सो ऐड किया गया था संविधान में, ठीक ना, इसीलिए जो सो ये सही हो जाता है। फिर थर्ड में क्या बोल रहा केंद्र और राज्य सरकार दोनों ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षण जो सो प्रदान कर सकते हैं, ठीक ना, तो ये बात भी सही है कि दोनों ही अपने स्तर पर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे सकती है। फिर फोर में निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान किया जाता है, चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या गैर सहायता प्राप्त हो, ये भी सही है। तो तीन कथन सही हो गया हमारा, ठीक ना, केवल तीन कोट से। फिर 62 देखिए क्या बोल रहा है, सो दो कथन है यहाँ पे। अब पहला कथन में बोल रहा है कि नई पेंशन योजना एक भागीदारी योजना है जहां कर्मचारी अपने वेतन से पेंशन कोष में योगदान करते हैं, ठीक है ना, जिसमें सरकार का भी योगदान होता है। ये जो नई पेंशन योजना है उसमें जो सो वो जो सो एक भागीदारी योजना है, ठीक है, जहाँ कर्मचारी जो सो अपने वेतन से, ठीक है ना, किससे अपने वेतन से पेंशन कोष में जो सो योगदान करते हैं, तो ये बात सही है। फिर दूसरा बोल रहा है कि नई पेंशन योजना में भुगतान जो सो अनिश्चित है, ये भी सही है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कूट जो सो सही है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर जो सो यहाँ पे दोनों कथन सही हो गए, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा कूट भी। पेज 63 में देखिए क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर भी जो सो बोला जा रहा है कि दो कोट दिया गया आपको। तो यहाँ पे पहला कथन क्या दिया गया, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया गया है, ये भी सही है। फिर दूसरा बोल रहा है इसका उद्देश्य एकता और सामाजिक उत्थान के विचारों के प्रति आम जन को जागरूक करना है, ये कथन भी सही है। तो दोनों कथन सही सही हो गया। तो कथन वन और कथन दो दोनों सही, तथा कथन टू जो है सो कथन वन की सही व्याख्या है, ठीक ना। अब 64 नंबर में देखिए क्या बोल रहे सो, तो यहाँ पे दिया गया कि 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब सवाल आ गया 9वीं अनुसूची से, ठीक ना, तो यहाँ पे पहला कथन दिया गया है इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर कानूनों को चुनौती दिए जाने से संरक्षित करना है, ठीक ना, संरक्षित करना है। फिर दूसरा बोल रहा है इसे प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था, किसे, 9वीं अनुसूची को। फिर तीसरा बोल रहा है इसे अनुसूची के अंतर्गत सभी बोल रहा है इस अनुसूची के अंतर्गत सभी कानून न्यायिक समीक्षा से मुक्त है, ठीक ना। अब बोल रहा है कि उपयुक्त में से कितने कथन सही है, ठीक ना। क्या बोल रहा है कि उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कितने कथन जो सो सही है। तो यहाँ पे पहला कथन क्या दिया गया था कि इसका उद्देश्य जो मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर कानून को चुनौती दिए जाने से संरक्षित करना, ठीक ना, कानून को जो चुनौती दिया जाता है उससे जो सो संरक्षित करना है, तो सही है। फिर बोल रहा है इसे प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 द्वारा ऐड किया गया था इस अनुसूची को, तो सही है। फिर थर्ड में बोल रहा है इस अनुसूची के अंतर्गत सभी कानून इस अनुसूची में जो जिस कानून को भी डाल दिया जाएगा, ठीक ना, इस अनुसूची के अंतर्गत
जो भी कानून संसद डाल देगी, ठीक ना, वो कानून जो सो न्यायिक समीक्षा से मुक्त हो जाएगी, ठीक ना, मतलब न्यायालय जो सो उसका न्यायिक पुनर्लोकन नहीं कर सकते, ये बात सही है। तो तीनों कथन सही हो गया। तो तीनों कथन सही हो गया, तो सभी तीन सही हो गए, ठीक है ना। सी नंबर। सो यहाँ पे देखिए, जो ये बोल रहे हैं कि इस अनुसूची के अंतर्गत सभी कानून जो सो न्यायिक समीक्षा से मुक्त है, ठीक है ना। तो ये कथन जो सो भी वर्तमान में गलत हो जाता है, ठीक है ना। क्या करती है कि संसद जो सो कभी ऐसे कानून बना देती है जो मूल ढांचा का रहता है, ठीक है ना, संविधान के मूल ढांचा से संबंधित रहता है, और उसको बचाने के लिए, उस कानून को संसद बचाने के लिए क्या करती है कि 9वीं अनुसूची में डाल देता है, ठीक ना। अब अगर ऐसा कानून जो मूल ढांचे से संबंधित है और संसद ने उस कानून को जो सो 9वीं अनुसूची में डाल दिया, तब जो सो न्यायालय जो सो उसका न्यायिक पुनर्लोकन कर सकता है, ठीक है ना, वो न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन अगर वो मूल ढांचा से संबंधित नहीं है, तो जो सो सं- न्यायपालिका जो सो उसका न्यायिक समीक्षा नहीं करेगी। बट अगर वो मूल संविधान की ढांचा के अंतर्गत आता है वो कानून, ठीक है, तो जो सो संसद उसका न्यायिक पुनर्लोकन कर सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या इस अनुसूची के अंतर्गत सभी कानून न्यायिक समीक्षा से मुक्त है, तो ये बात गलत है, ठीक है। ये जो सभी शब्द आ गया ये गलत है ना। तो ये सभी शब्द जो सो आ गया, इसी के कारण ये पूरा वाक्य जो सो गलत हो जाता है, ठीक है ना। सभी कानून जो सो न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ वही कानून जो सो न्यायिक समीक्षा से मुक्त होगी जो मूल संविधान से, जो मूल ढांचे से नहीं संबंधित होगा, ठीक है ना। जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित नहीं होगा, वही जो सो न्यायिक समीक्षा से मुक्त होगा, ठीक है ना। बाकी जो सो न्यायिक, बाकी अगर जो मूल ढांचा से संबंधित कानून होगा और वो संसद ने उसको यहाँ पर डाला है 9वीं अनुसूची में, तो जो सो न्यायिक न्यायपालिका जो सो उसका न्यायिक समीक्षा कर देगी। तो इसीलिए यहाँ पे दो कथन सिर्फ सही होगा, ठीक है ना, केवल दो। फिर 65 में देखिए, बोल रहे कि भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते, ठीक ना, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन क्या दिया गया कि यह हाल के दिनों में किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता, ठीक ना, हाल के दिनों में किसी विकसित देश के साथ, तो ये बात सही है। फिर दूसरा बोल रहा है इसमें वस्तुओं इसमें वस्तुओं में व्यापार हो गया, उत्पत्ति हो गया, कि नियम, सेवाओं में व्यापार एवं व्यापार में तकनीकी बाधाएं जैसे क्षेत्र शामिल है। तो देखिए, ये जो हमारा सेकंड नंबर का कथन दिया गया है, ये कथन जो सही है, ठीक ना, कि इसमें वस्तुओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम और सेवाओं में व्यापार एवं व्यापार में तकनीकी बाधाएं जैसे क्षेत्र शामिल है। लेकिन ये जो थर्ड बोल रहे हैं स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी, ठीक ना, उपाय को समझौते के दायरे से बाहर रखा गया, तो ये गलत है, ठीक ना। ये थर्ड नंबर का जो कथन है वो गलत है। कितने कथन सही हो गया, सिर्फ दो कथन, तो कूट भी यहाँ पे सही हो गया। अब 66 नंबर देख लेते हैं। पहला कथन बोल रहा है जिन सभी देशों में संविधान है वे सभी आवश्यक रूप से लोकतांत्रिक नहीं है, ठीक ना। क्या बोल रहा है, जिन सभी देशों में संविधान है, जो सभी देश में संविधान है वे सभी आवश्यक रूप से लोकतांत्रिक नहीं है, ठीक ना, लोकतांत्रिक नहीं है, किंतु सभी लोकतांत्रिक देशों में एक लिखित संविधान होगा, ठीक ना। क्या बोल रहा है, किंतु सभी लोकतांत्रिक देशों में एक लिखित संविधान होगा, गलत है। इंग्लैंड को देख लो, अमेरिका को देख लो, ठीक ना,
सॉरी अमेरिका ने इंग्लैंड इंग्लैंड को, तो इंग्लैंड के पास जो लिखित संविधान जो नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो लोकतंत्र है, फिर भी जो वहाँ लोकतंत्र है, तो ये बात गलत हो गया पहला कथन। फिर दूसरा बोल रहा है एक संविधान विश्वास और समन्वय की एक स्थिति उत्पन्न करता है, ठीक ना। एक संविधान जो विश्वास और समन्वय की एक स्थिति उत्पन्न करता है जो विभिन्न प्रकार के नागरिकों के लिए एक साथ रहने हेतु आवश्यक है, और यह निर्दिष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे किया जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है ये कथन, तो यहाँ पे कुड भी सही हो गया। फिर 67 नंबर में देखिए क्या बोल रहे सो, तो इधर दिया गया है व्यक्तित्व और इधर दिया गया है जिसके लिए जाना जाता है, ठीक ना। सोमनाथ लाहिड़ी, ये जो सोमनाथ लाहिड़ी है वो जो किस लिए जाना जाता है, ठीक ना। तो देखिए ये जो हमारा सोमनाथ लाहिड़ी है, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, ठीक ना। लेकिन ये बोल रहा आजादी के बाद प्रथम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री, तो गलत है। फिर दूसरा बोल रहा है एच सी मुखर्जी, ठीक है ना। एच सी मुखर्जी जो है वो यहाँ पे क्या लिखा गया, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। लेकिन ये जो यहाँ पे लिखा गया संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, तो ये दूसरा कथन जो हमारा यहाँ पे सही है, ठीक ना, ये सही लिखा गया। फिर थर्ड में बोल रहा है जयपाल सिंह, और इधर दिया गया आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष, तो ये भी कथन जो सही सुमिलित है, ठीक ना। तो 2 और 3 सही सुमिलित है, तो 2 कथन सही हो गया। अब नेक्स्ट नंबर देखिए 68 में क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर इधर बोल रहे हैं पहला कथन में बोल रहा है भारत सरकार ने वर्ष 1999 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी, गलत है। फिर दूसरा बोल रहा है भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहचान करने के लिए मानदंड निर्धारित करने और उनके उत्थान हेतु उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए कहा गया था, ठीक ना। क्या बोल रहा है भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहचान करने के लिए मानदंड निर्धारित करने और उनके उत्थान हेतु उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए कहा गया था, गलत बात है, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है। फिर यहाँ पे दोनों कथन गलत हो गए, तो डी हो गया, ना ही 1 और ना ही 2। ये जो बीबी मंडल, सॉरी, ये जो बीबी मंडल की अध्यक्षता है और ये जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसकी नियुक्ति जो सरकार ने वर्ष 1979 में किया था, ठीक ना। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति जो 1979 में किया था, और इसकी अध्यक्षता जो बीपी मंडल ने ही किया था। तो अध्यक्षता तो सही है, लेकिन वर्ष गलत है। फिर 60 नंबर में देखिए क्या बोल रहे सो, बोल रहे निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला, उचित दावे विधि द्वारा स्वीकृत समाज द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार के खिलाफ। अब बोल रहा है उपयुक्त तत्वों में से कितने अधिकार के आवश्यक घटक है, ठीक ना। अधिकार, अधिकार के जो आवश्यक घटक हैं, ठीक ना। तो देखिए इनमें से जो हमारा अधिकार के आवश्यक घटक हैं केवल 3, ठीक ना। और वो कौन कौन है, उचित दावे विधि द्वारा स्वीकृत सरकार के खिलाफ, ठीक ना। तो 3 दावे सही हैं, कुछ सी। फिर 70 में देखिए क्या बोल रहे हैं सो, बोल रहे भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे
पहला कथन दिया गया अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है, ठीक है ना। पहला कथन में क्या बोल रहा है, जो अनुच्छेद 330 है वो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है, ये यहाँ पे पहला कथन बोल रहा है। तो यहाँ पे जो पहला कथन बोल रहा है ये बात बिल्कुल सही है। फिर दूसरा कथन में क्या बोल रहा है, तो दूसरा कथन में बोल रहा है अनुच्छेद 331 राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है, ठीक है। ये जो 331 है वो राज्यसभा में करता है, जो 330 है वो लोकसभा में करते हैं। तो देखिए जो दूसरा कथन है ये जो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव है वो जो विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और राज्यसभा के सांसदों का चुनाव एक एकल हस्तांतरणीय है, ठीक है ना, या फिर एकल मत पद्धति के द्वारा जो किया जाता है। और यह प्रणाली जो किसी विशेष यह जो प्रणाली है वो जो किसी विशेष समूह के लिए सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था नहीं कर सकती। इसीलिए राज्यसभा में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है वो जो नहीं है, तो गलत हो गया। फिर थर्ड बोल रहा है राज्यसभा को भारत के निर्वाचन आयोग से क्या बोल रहा है कि राज्यसभा को भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से केवल राष्ट्रपति द्वारा ही भंग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे जो हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। ये जो राज्यसभा है इसका जो कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे तीसरा कथन गलत हो जाता है। तो सिर्फ एक कथन सही हुआ, तो केवल एक। फिर 71 में देखिए क्या बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इधर जो चार कथन हम लोगों को दिया गया है। अब बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है। फिर तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसमें जैसे 15 सदस्य है। फिर यहाँ पे दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि इसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ये भी सही है। फिर थर्ड बोल रहा है अस्थायी सदस्यों को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा चयनित किया जाता है, ठीक है ना। तो ये कथन जो गलत हो जाता है। अस्थायी सदस्यों को जो आम सभा द्वारा किसके द्वारा, आम सभा के द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए जिसको चयनित किया जाता है, मतलब निर्वाचित किया जाता है उसको। किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा महासभा द्वारा नहीं किया जाता, आम सभा द्वारा किया जाता है। उसका जो चयन नहीं किया जाता है, उसको जो निर्वाचित किया जाता है। और 2 वर्ष के लिए नहीं किया जाता, 3 वर्ष के लिए किया जाता है। 3 नंबर का जो कथन है वो गलत हो गया। हम बोल रहे हैं में से कितने सही है, तो बी केवल 2 कथन सही है। फिर 72 में देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे की स्थापना, ठीक है ना। आईसीजे की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी तथा वर्ष 1946 में इसने जो काम करना शुरू किया था। गलत, सॉरी, सही है। फिर दूसरा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे में महासभा एवं सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत से 9 वर्ष के लिए निर्वाचित किए गए 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मतलब आईसीजे में जो महासभा है एवं सुरक्षा परिषद दोनों में जो पूर्ण बहुमत से 9 वर्षों के लिए निर्वाचित किए गए 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक ना। मतलब जो 15 न्यायाधीश होते हैं उन सभी का कार्यकाल जो 9 वर्षों के लिए होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और स्पेनिश है। तो यहाँ पे ये जो तीसरा नंबर का कथन है ये जो हमारा गलत हो जाता है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसके प्रशासनिक अंग रजिस्टर द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, ठीक ना। और इसीलिए जो इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे ये लिख रहा है स्पेनिश है, तो गलत है। 2 कथन सही हो गया, तो सॉरी एक और 2 सही है, तो इस तरह से ODA से हो गया। फिर 73 नंबर में बोल रहा है कि
इधर आंदोलन है और इधर संबंधित उससे नेता है। तो देखिए अभी बोल रहा है संपूर्ण क्रांति, ठीक ना। तो ये जो संपूर्ण क्रांति है वो जो सो जयप्रकाश नारायण से जुड़ा था, ठीक ना, इसलिए ये कथन सही हो जाता है। और ये जो नक्सल बड़ी आंदोलन है ये जो सो चारू मजुमदार से जुड़ा था, तो ये भी कथन सही हो गया। फिर जो गरीबी हटाओ नारा है, ठीक है ना, ये जो सो किसने दिया था, तो ये जो सो गरीबी हटाओ नारा ये जो सो वर्ष 1971 के चुनाव में इसको जो सो कांग्रेस पार्टी ने दिया था, ठीक है ना, और ये जो सो इंदिरा गांधी ने दिया था। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है वी रामास्वामी नायकर, तो गलत है। फिर द्रविड़ आंदोलन, ठीक है ना, तो ये जो द्रविड़ आंदोलन है ये जो सो ईवी रामा स्वामी नायकर, ठीक है ना, इससे संबंधित था। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है इंदिरा गांधी, तो गलत हो गया। तो दो कथन सही हो गया, एक और दो, केवल दो युग्म सही सम्मिलित है। फिर 74 में क्या बोल रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक ना। राज्यों का जो पुनर्गठन है उसके संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर जो विचार करना है। इधर राज्य दिया गया और उसका जो गठन वर्ष दिया गया, ठीक है ना, कौन से राज्य का जो गठन है वो कब हुआ था, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो गुजरात है इसका गठन जो सो 1960 में किया गया था, तो ये सही है। फिर दूसरा हमारा क्या है, हरियाणा। जो हरियाणा है उसका गठन जो सो हमारा 1966 में ही किया गया था, ठीक ना, और ये जो सो पंजाब से अलग होकर बना था, ठीक ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये सही है। फिर थर्ड है छत्तीसगढ़, ठीक ना, तो ये जो छत्तीसगढ़ है ये सही नहीं है, ठीक ना, इसका जो सो 2000 में हुआ था, ठीक ना, छत्तीसगढ़ का गठन। और इस टाइम जो सो 2000 में उत्तराखंड से, सॉरी, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था, और इस टाइम फिर जो सो बिहार से अलग होकर झारखंड बना था, और मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। तो ये जो 2000 है इस टाइम में जो सो तीन राज्य बना था, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। लेकिन यहाँ पे बोल रहा 1987, तो गलत है। फिर गोवा बोल रहे थे, ठीक ना, तो ये जो गोवा है हमारा, ये गोवा जो सो 1987 में इसका गठन हुआ था, तो यहाँ पे 2000 लिख रहा है, तो गलत है। तो ये तीन और चार गलत हो गया, मतलब दो कथन गलत हो गया और ये दोनों सही हो गया, तो केवल दो युग्म सही सम्मिलित है। अब 75 नंबर देखिए क्या बोलते हैं इसमें। इधर योजना है और इधर प्रमुख विशेषता, ठीक ना। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि जो ये जो योजना है इन सभी की विशेषता क्या थी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ जो ये पहला गलत सुमेलित किया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास, गलत है, ठीक ना। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना जो सो नेहरू महालनोबिस मॉडल, ठीक ना, तो ये जो दूसरा है ये भी हमारा गलत है। फिर जो छठी पंचवर्षीय योजना है ये भी जो सो हमारा, सॉरी, ये जो सो हमारा सही सुमेलित है, ठीक ना, गरीबी दूर करना एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। और ये जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है कृषि, ये जो कृषि और संबंध क्षेत्र की उच्च वृद्धि इसी से संबंधित थी। तो तीन और चार सही हो गया, मतलब दो युग्म सही हो गए, तो केवल दो। फिर 76 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, सो बोल रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई की से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि
प्रथम आम चुनाव में जोसो सीपीआई ने 16 सीटें जीतकर सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में अपनी पहचान बनाई। सही है। फिर दूसरा है सीपीआई के प्रमुख नेताओं में ए के गोपालन, एस ए डांगे, फिर है पीसी जोशी तथा पी सुंदरैया शामिल थे। ठीक ना, पी सुंदरैया शामिल थे, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है। अब 77 को देखिए। विश्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई। सही। फिर दूसरा बोल रहा है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD विश्व के सबसे गरीब देशों की मदद करता है। ठीक ना, विश्व के सबसे गरीब देशों की मदद करता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय विकास संघ IDA मध्यम आय तथा ऋण योग्य गरीब देशों की सहायता करते हैं। ठीक ना, गरीब देशों की सहायता करता है, बिल्कुल सही। तो दोनों कथन सही हो गए। तो यहाँ पे कुछ सी सही हो गया। अब 78 नंबर देखिए। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना, पहला कथन बोल रहा है, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। गलत है, क्योंकि इसका आयोजन जो सो हमारा 3 से 14 जून 1992 तक हुआ था। ठीक ना, तो यहाँ पे ईयर तो सही दिया गया है, तो हमने डेट बता दिया कि 3 से 14 जून के बीच हुआ था 1992 में। और इसका जो आयोजन है वो जोहान्सबर्ग में नहीं हुआ था। ठीक ना, ये जोशो अमेरिका के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था, तो इसलिए पहला कथन गलत हो गया। फिर दूसरा बोल रहा है, रियो घोषणा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभी समय जैविक विविधता अभी समय तथा वन प्रबंधन के सिद्धांतों पर घोषणा की गणना पृथ्वी शिखर सम्मेलन की उपलब्धियों में से की जाती है। बिल्कुल सही है। फिर दूसरा बोल रहा है, UNCED सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में से एक एजेंडा 21 था, जिसका उद्देश्य 21वीं सदी में समग्र सतत विकास प्राप्त करने हेतु भविष्य में निवेश करने के लिए नई सामरिक नीतियों पर नई सामरिक नीतियों को शामिल करना था। सही है। तो 2 और 3 सही हो गया। ठीक ना, अब 79 नंबर देखिए क्या बोल रहे सो। गोल्डन परमादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि यह न्यायालय द्वारा एक सार्वजनिक पद पर कार्य करने वाले को जारी किया गया एक आदेश है, जिसमें उसे उन आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाता है जिसे वो निभाने में विफल रहा है। सही है। फिर दूसरा बोल रहा है, इसे किसी भी सार्वजनिक निकाय निगम और न्यायालय न्यायाधिकरण अथवा सरकार के विरुद्ध समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। सही है। बोल रहा कौन से सही है, तो दोनों ही सही है। फिर 80 नंबर में बोल रहा है, विधि के समक्ष समता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना, ये जो विधि की समक्ष क्षमता है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे पहला कथन दिया गया, प्रत्येक व्यक्ति को समान कानूनों को पालन करना होगा। बिल्कुल सही है। फिर दूसरा बोल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति की सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच सीमित है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति की सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच सीमित है। ठीक है ना, गलत है, प्रत्येक व्यक्ति की सीमित नहीं है। फिर थर्ड में बोल रहा है, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सही है। 1 और 3 सही हो गए, तो कुछ सी सही हो गया। अब 81 देखिए।
बोल रहा किसी राज्य में राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा पहला कथन में इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। फिर दूसरा बोल रहा है कि वह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों और विनियमों के तहत कार्य करे, सही है। कौन सा सही है? दोनों ही सही है। फिर 82 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित उम्मीदों पर विचार कीजिए। पहला है सतत विकास लक्ष्य एसडीजी और इधर से संबंधित, ठीक ना। एसडीजी 1, एसडीजी 2 है और एसडीजी 5 है। ये जो देखिए एसडीजी 1 है, ठीक ना। ये जो सो हमारा गरीबी उन्मूलन से, ठीक ना। एसडीजी 1 जो सो हमारा किससे? गरीबी उन्मूलन से। तो यहाँ पे गलत हो गया, ये यहाँ पे लिख रखा है उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण, तो गलत हो गया। फिर एसडीजी 2, ठीक ना। तो ये जो एसडीजी 2 है वो जो सो भूखमरी से संबंधित है, ठीक ना, भूखमरी से मुक्ति। लेकिन यहाँ पे बोल रहे गरीबी उन्मूलन, तो गलत हो गया। फिर एसडीजी 5, तो ये जो एसडीजी 5 है वो जिसको लैंगिक समानता से ही है, इसीलिए थर्ड सही हो जाता है। तो केवल एक कथन सही हो गया, तो केवल एक युग्म। फिर 83 में देखिए क्या बोल रहे सो, बोल रहे दोहरा बोझ निम्नलिखित में से किस स्थिति को सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है, ठीक ना। तो ये जो दोहरा बोझ है, दोहरा बोझ है वो जैसे महिलाएं घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्यभार संभालती है, सही है। फिर 84 में है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर किताब और इधर है लेखक। इन किताबों का लेखक जो सो कौन है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो देखिए जो पहला है आमार जीवन, ठीक ना, और इधर लेखक दिया गया रास सुंदरी देवी। तो देखिए जो हमारा कथन है ये सही, ठीक ना। और ये जो दूसरा है कि सुल्तान का स्वप्न, ठीक ना, तो रुकैया सखावत हुसैन, ये भी सही है। फिर दूसरा है जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही, ठीक ना। तो 84 का हो गया, सभी तीन से, ठीक है ना। अब 85 का देखिए, बोल रहे शक्तियों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, बोल रहा है यह संघ राज्य और स्थानीय सरकार के विषयों को पृथक करता है, गलत है। फिर दूसरा बोल रहा है दूसरा कथन में कि यह सरकार के विभिन्न अंगों के बीच अंकुश और संतुलन को बनाए रखता है, बिल्कुल सही है। तो कोट डी सही हो गया, ठीक है ना। फिर 86 में बोल रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अस्पृश्यता, कन्या भ्रूण हत्या, रंग भेद, काम, पारिवारिक एवं दैनीय कार्य स्थिति। फिर 5 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, फिर युद्ध एवं मिसाइल हमले। फिर बोला उपयुक्त में से कितने संरचनात्मक हिंसा के रूप में, ठीक ना, संरचनात्मक हिंसा, ठीक ना, शब्द ध्यान से पढ़ेगा, संरचनात्मक हिंसा। जब देखिए संरचनात्मक हिंसा किसको बोला जाता है? जब हिंसा जो सो समाज की संरचना में निहित होती, ठीक ना, तो उसे जो सो संरचनात्मक हिस्से के रूप में जाना जाता है। क्या? जब हिंसा जो सो समाज में, जब हिंसा जो सो समाज की संरचना में निहित होती है, ठीक ना, तब जो सो उसको संरचनात्मक हिंसा कहा जाता है। हालांकि जो सो या युद्ध, दंगा, नरसंहार, हत्या और शारीरिक हिंसा की अन्य रूपों से भिन्न हो सकती है। ये जो युद्ध एवं मिसाइल है ये जो सो संरचनात्मक हिंसा नहीं है, ठीक ना। बाकी ये जो पांच है ये सभी संरचनात्मक हिंसा का पार्ट है, तो कोट डी। फिर
87 नंबर में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित सामाजिक संकेतकों पर विचार कीजिए। जीवन प्रत्याशा, वयस्क जनसंख्या की विद्यालयी शिक्षा के औसत वर्ष, फिर थर्ड है विद्यालय में प्रवेश की आयु में बच्चों की विद्यालयी शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, फिर फोर है प्रति वर्ष सकल राष्ट्रीय आय, फिर फाइव है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय। अब बोल रहा है उपयुक्त में से कितने यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचना के संगठन है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 4 ही जो सो यूएनडीपी जारी करता है, बाकी पांचों नहीं करता है। अब 88 में देखिए क्या बोल रहे सो, बोला मध्याह्न भोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना। पहला बोल रहा है इस योजना को शुरू करने वाला तमिलनाडु भारत का पहला राज्य था, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा बोल रहा है वर्ष 2021 में इस योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण शक्ति निर्माण या पीएम पोषण कर दिया गया, ठीक ना। तो ये जो हमारा सेकंड नंबर का कथन है ये जो सो सही है, ठीक ना। इसका नाम जो सो 2021 में चेंज कर दिया गया था। फिर थर्ड में इस योजना ने संविधान में गारंटी की समानता के विचार को लागू करने का प्रयास किया, ये भी सही है, ये भी सही है, तो तीनों सही हो गया। कोड सी। फिर 90 में बोल रहे हैं संविधान को देश के मूल विधि के रूप में संदर्भित करते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह लोगों की बुनियादी राजनीतिक और नैतिक पहचान सुनिश्चित करता है। फिर दूसरा यह कुछ सीमाएं निर्धारित करती है, कोई सरकार अपने नागरिकों पर क्या आरोपित कर सकती है, तो दोनों ही सही है। कोड सी। फिर 91 निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत उल्लेखित है, ठीक ना। तो ये जो प्रावधान है हमारा, ये जो सु बलात्श्रम का निषेध ये शामिल है, फिर जोखिमपूर्ण कार्यों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध ये भी शामिल है, ठीक है। किससे बोल रहा है, शोषण के विरुद्ध। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन इससे नहीं होता है, अभियुक्तों और दोषियों को अधिकार इससे भी नहीं होता है। तो एक और तो 91 का कोट ये। फिर 92 में बोल रहा है राजेंद्र सच्चर समिति की रिपोर्ट मुख्यतः किस धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय पर जो सो केंद्रित थी, तो देखिए ये जो सो हमारा मुस्लिम पर आधारित है, ठीक ना। फिर 93 में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या दिया गया, या मानवाधिकार उल्लंघन के किसी भी प्रकरण की स्वतः संज्ञान से अथवा उसके समक्ष प्रस्तुत याचिका पर जांच कर सकता है, सही है। फिर दूसरा आयोग के पास मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की शक्ति है, गलत है। कोड टीए 93। फिर 94 है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया मंत्रिपरिषद के परामर्श को पुनर्विचार हेतु वापस भेजना राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है, भेज सकता है, सही बात है। पॉकेट वीटो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति का एक भाग है, सही है। फिर थर्ड बोल रहे त्रिशंकु संसद की स्थिति में राष्ट्रपति सबसे सक्षम नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करती है। इसमें तीनों में जो सो राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है, ठीक है ना, तो तीनों कथन सही है। फिर 95 है सर्वोच्च न्यायालय के विशिष्ट मूल क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। जो सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको।
अब बोल रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कितने सही हैं, ठीक ना। पहला, नागरिकों के मध्य विवाद, नागरिकों एवं सरकार के बीच विवाद, दो राज्यों के बीच मध्य विवाद, केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच। मूल क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए, ठीक ना। कौन सा जो सो उसका मूल क्षेत्राधिकार है। तो देखिए जो मूल क्षेत्राधिकार है इसमें जो सो हमारा तो देखिए जनरली जो सो सुप्रीम कोर्ट के पास तीन अधिकार होते हैं, ठीक ना। मूल होता है, अपीलीय होता है और रीट होता है और सलाहकारी होते हैं। अब ये जो मूल क्षेत्राधिकार है उसमें जो सो एक केंद्र और एक से अधिक राज्यों और केंद्र और एक तरफ कोई भी एक राज्य, ठीक ना, और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्य अथवा दो या अधिक राज्य के बीच का मामला। और जो नागरिकों से जुड़ा हुआ विवाद होता है उसमें जो सो विशिष्ट मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता, ठीक ना। क्योंकि वहां पे जो एक नागरिक होता है इसके लिए उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों में भी जा सकता है, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पे जो सो हमारा सिर्फ दो ही विकल्प जो सो आता है, किसमें, मूल क्षेत्राधिकार में। अब 90C में देखिए क्या बोल रहे सो, बोले जनहित याचिका यानी PIL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, व्यक्ति और संगठन दोनों ही सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को संबंधित एक टेलीग्राम को जनहित याचिका के रूप में नहीं माना जा सकता, गलत है, उसको माना जा सकता है। फिर थर्ड में, गंगा नदी के प्रदूषण से संबंधित जन चेतना जनहित याचिका का परिणाम है, सही है। तो 1 और 3 सही हो गया, तो कुछ सी। फिर 97 का देखिए, बोल रहा भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के संदर्भ में DK बासु दिशा निर्देश किससे संबंधित है ना। ये जो DK बासु दिशा निर्देश है वो किससे संबंधित है, ये जो डी से, यानी किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के दौरान पुलिस एवं अन्य एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली विशिष्ट प्रक्रिया इससे जो सो संबंधित है। फिर 98 में क्या बोल रहा है, तो 98 में देखिए क्या बोल रहा है सो, बोल रहा है प्रथम सूचना रिपोर्टिंग ना FIR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पुलिस बिना FIR के, क्या बोल रहा है, पुलिस बिना FIR के भी अपराध की जांच शुरू कर सकती है, ठीक ना। तो ये कथन जो सो सही नहीं है। फिर दूसरा, इसे संज्ञेय और असंज्ञेय असंज्ञेय, ठीक ना, इसे जो सो संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों तरह के अपराध में दर्ज किया जा सकता है, ठीक है। संज्ञेय में भी किया जाता, संज्ञेय में भी किया जा सकता है और असंज्ञेय में भी किया जा सकता है। फिर थर्ड है, इसमें गवाहों की पहचान का उल्लेख नहीं होता है, ठीक ना। तो ये बात जो सो हमारा गलत है। फिर फोर है, शिकायतकर्ता को FIR की मुफ्त प्राप्ति प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। 4 नंबर का विकल्प जिसको हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो सो केवल दो कथन सही हो जाता है। फिर 99 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करना, प्रकरण की जांच करना, भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत करना। फिर 4 है, राज्य की ओर अभियोजना का संकलन, सॉरी, संचालन करना। हम बोल रहे हैं उपयुक्त में से कितने कार्य लोक अभियोजना अधिकारी द्वारा निष्पादित किए जाते हैं, ठीक ना। तो इसमें से जो सो हमारा 3 कार्य जो सो लोक अभियोजना अधिकारी द्वारा निष्पादित किए जाते हैं, ठीक ना। पहला कार्य किया जाता है, राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। ये जो दूसरा प्रकरण की जांच करना, ये जो सो लोक प्राधिकारी नहीं करते, ठीक ना, लोक अधिकारी जो सो इसको नहीं करता है। फिर ये जो थर्ड है ये भी किया जाता है। फिर ये जो 4 है ये जो सो हमारा
किया जाता है, ठीक है ना, 4 भी किया जाता है। सेकंड ये जो प्रकरण की जांच है वो नहीं किया जाता है। तो 3 कथन सही है। फिर 100 में है केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है इसकी स्थापना सरकार द्वारा सिक्के संस्थानों की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी, सही है। फिर दूसरा बोल रहा है इससे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये बात जो सो हमारा सही नहीं है, ठीक ना। फिर थर्ड है सीबीआई के अभियोजन निदेशक की नियुक्ति सीबीसी की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो ये कथन जो सो हमारा सही है। तो एक और दो सही हो गया, तो केवल 2 कथन सही हो गया। तो देखिए 100 नंबर तक हम लोग आ गए हैं, क्वेश्चन जो सो एंड हो गया, ठीक है ना। चलिए हम लोग जो सो किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना। तब तक जो सो आप सभी को जय हिंद।